बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, आज सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सहाफ़ी जो हर तबके की हकूक़ की आवाज़ बुलंद करता है, जो हर माशरे का कान और आँख समझा जाता है, इंतहाई मुश्किल और कठिन हालात के अंदर भी जो अपने फ़राइज़ है वो सर अंजाम देता है और दुश्मनियाँ मोल लेता है, तशद्दुद सहता है। मगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम में मुलव्वस अक्सर अफराद ऐसे हैं, अक्सर मुजरमान ऐसे हैं जिनको कटहरे के अंदर नहीं लाया जाता। कहने को तो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए कानून बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम जराइम पेशा अनासर जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात में पेश पाए जाते हैं, उनको कानून के कटहरे में ना लाया जाता है, ना सज़ाएँ दी जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है सहाफ़त के लिए? मीर साहब से इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। मीर साहब, क्या लगता है पीछे कुछ साल गुजर जाएं, उनको अगर देखें तो क्या लगता है पाकिस्तान सहाफ़त के लिए एक महफूज मुल्क रह गया है? महफूज तो मुझे पता नहीं है कि नहीं है, ताकतवर मुल्क ज़रूर है। और पहली बात तो ये है कि ये जो आलमी दिन मनाया जाता है ना, इन दिनों के भी लतीफ़े हैं। अच्छा। हमारे दोस्त जिमी इंजीनियर, ठीक है, पाकिस्तान के बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं। मैं उन्हें मौलवी जिमी इंजीनियर कहता हूँ। वाहिद नौ मुस्लिम हैं। ठीक है, नौ मुस्लिम कहता हूँ, गैर मुस्लिम हैं, पारसी हैं के, जिन्होंने कुरान की ख़ताती भी की है। अच्छा, सही तो वो अवामी काम भी करते हैं। सही है। वाइट केन डे एक दिन मनाया जाता था। ठीक है, यानी कि जो लोग बिनाई से महरूम हैं, उनके दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता था। ठीक है। तो मालूम हुआ कि एक दिन वो दिन जो है यूएनओ ने उसको बदल के उस दिन को यानी हाथ की सफाई का दिन अच्छा बना दिया है। सही है। वो क्यों? इसलिए कि डिटर्जेंट और साबुन और इन चीज़ों की जो लॉबी थी वो मजबूत होगी। सही है। तो इसलिए उन्होंने उस दिन को आम कर दिया। सही है। ये आलमी सतह पर जो सहाफ़त का दिन मनाया जाता है, भाई दिखावे की चीज़ है ये। सही है। अब हमें देखना चाहिए कि हम किस मुसीबत में हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा एक ज़माने में हमारे यहाँ कहा जाता था कि सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा मुश्किल हुकूमत से पेश आती है। ठीक है। वो क्रश करते हैं, दबाते हैं, दबाव का शिकार करते हैं। यहाँ जमहूरियत नहीं थी, फिर जमहूरियत आई तो जमहूरियत लाने वालों ने कोशिश की कि इक़्तिदार उनके कब्ज़े में रहने के एक तरीका ये है कि सहाफ़ियों पर काबू पाया जाए। ठीक है। हालात बदलते गए, इश्तिहार भी हुकूमत के कंट्रोल में उतने नहीं रहे जितने के प्राइवेट सेक्टर में आ गए। सही है। फिर ये निजी टीवी चैनल आया। बल्कि मैं ये बड़े एतमाद के साथ बात करता हूँ कि मुशर्रफ को अमेरिका ने ये कहा, और ये बात मुझे मुशर्रफ के एक बहुत ही रेलेवेंट करीबी आदमी ने बनाई। रेलेवेंट पे इसलिए कह रहा हूँ कि जिसका ताल्लुक इस शोबे से था। सही है। कि अमेरिका ने ये कहा कि आप जमहूरियत के बारे में हम आपको नहीं छेड़ेंगे, सही है, बशर्ते कि आप मीडिया को आज़ाद कर दें। अच्छा। ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप इजाज़त दे दें पाकिस्तान में वर्क करने की। उसी दौर में लाइसेंस मिले और काम शुरू हुआ। उसका मतलब क्या था वो तो मुझे बाद में समझ आया। सही है। लेकिन उस जबर के ज़माने में भी बहुत फाइट की है पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने। सही है। हम जेलों में रहे हैं, बहुत से लोगों ने फाइट की है, लेकिन आज के ज़माने में वो बात बहुत अजीब व गरीब हो गई है। अच्छा। पहले तो कराची के हवाले से थी कि आपको न्यूज़ रूम में फ़ोन आ जाता था, खबर 2 कॉलम लगानी है कि 1 कॉलम लगानी है। सही है। ज़िंदगी चाहिए कि नहीं चाहिए, बोरी बंद लाशें मिलती थी। सही है। हुकूमत नहीं थी, ये गैर रियासती अनासर थे। ठीक है। और अब ये है कि आपके बॉर्डर पार से जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पाकिस्तान में इस तरह ऑपरेट करती हैं कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा पैदा हो जाता है। सही है। छोटे इलाकों में जहाँ इलाके के बाद से लोग मौजूद हैं, वो सहाफ़ियों की जान के लिए ख़तरा पैदा कर देते हैं। ऐसे ही। तो ये मुख्तलिफ अनासर मिलकर इन्होंने पाकिस्तान के जो माहौल है सहाफ़ती, उसके बड़ा मुश्किल कर दिया है। मुश्किल कर दिया है। उसके बावजूद इसमें सहाफ़ियों का भी कोई कसूर है, क्या आप समझते हैं? जी हाँ, देखें ना, बहुत से लोगों ने अफ़गानिस्तान की जंग में, वो पहली जंग जो लड़ी गई रूस के ख़िलाफ़, बहुत से सहाफ़ियों ने स्ट्रिंगर के तौर पर काम किया, वेस्टर्न प्रेस के स्ट्रिंगर के तौर पर, और स्ट्रिंगर के तौर पर उनकी मुश्किलात पैदा हुई, जाने भी दी उन्होंने। सही है। लेकिन अब वो मामला नहीं है।
अब तो ऐसे टेररिस्ट लोग पैदा हो गए हैं, हर तरह के, हर किस्म के। बलूचिस्तान के अपने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अपने हैं, कराची के अपने हैं, यहाँ पंजाब में अपने हैं, कि किसी की ज़िंदगी भी महफूज दिखाई नहीं देती। ऐसे है। हर चीज़ का इल्ज़ाम लग जाता है ये एजेंसियों ने किया। पता नहीं कल तक वो एजेंसियों के कुछ नुमाइंदे गिने जाते हैं, अगले दिन मालूम होता है कि एजेंसियों ने मरवा दिया। अब खुदा का खौफ करो कि हुआ क्या, असल वाक़या कौन बताएगा, कैसे होता है। बहरहाल मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और जो मुश्किलात हैं उसमें सहाफ़ती काज की बजाय कुछ और भी बहुत से मकासद हैं जिनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। ठीक है। लेकिन सहाफ़ी उसके बावजूद पाकिस्तान में जिस जुर्रत और हिम्मत और बहादुरी से डट का मुकाबला कर रहे हैं, उस पर हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो मोहम्मद अली जौहर, ज़फ़र अली ख़ान और ऐसे लोगों के वारिस हैं, और जिन्होंने इस मुल्क में सहाफ़त को जो एक मिशन बना के आगे चलाया है, सहाफ़त को जिंदा रखा हुआ है, मिशन बना के शुरू किया है। यहाँ सहाफ़त का मतलब कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कायम करना नहीं हुआ करता था, बल्कि ये हुआ करता था कि आपके कुछ आइडियाज़ हैं, आपकी कुछ अप्रोच है, आप लिखना चाहते हैं, आप अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सहाफ़त को अडॉप्ट करते हैं। सही है। अब मैंने मोहम्मद अली जौहर से आगाज़ किया, अबुल कलाम आज़ाद का ले लें आप, और लोगों को ले लें आप, फिर आप मौलाना ज़फ़र अली ख़ान तक आ जाएं कि किस तरह उन लोगों ने, आज पर्चा बंद हुआ, हुकूमत ने बंद किया, अगले दिन पर्चा निकल आया। सही है। और चंद हज़ार छपता होगा पर्चा, लेकिन जिसे कहते हैं खैबर से किमाड़ी तक उसकी आवाज़ गूंजती थी। सही है। इस तरह फाइट किया पाकिस्तान बनने के बाद भी, और जबर के अहद में नहीं, सिर्फ मार्शल के अहद में नहीं, कुछ जमहूरी अहद भी आए हैं जिसमें बड़ी मुश्किल था कुछ लिखना और कुछ बात करना, सहाफ़ियों ने किया है। ठीक है। आजकल तो बात ही बिल्कुल कंफ्यूज हो गई है कि क्यों मारा जा रहा है। उस अदारे के खिलाफ था, उस पार्टी के खिलाफ था, उस जागीरदार के खिलाफ था, या क्या था। लेकिन बहरहाल मुआशरे में इतनी ज्यादा दहशतगर्दी फैल गई है कि सहाफ़ियों की जिंदगी में जो है वो खतरे में आ गई है, और इसके कई रीजंस हैं, मैंने इशारे कर दिए हैं। दहशतगर्द भी फिर रहे हैं, दुश्मन के एजेंट हैं, यहाँ वो भी हैं जो बाहर से आके हमारे मुल्क की हालात ख़राब करना चाहते हैं, और वो भी हैं छोटे इलाकों में वो मकामी लोग फ़ायदा उठा के उनके साथ खेल जाते हैं। मीर साहब, सब कुछ तो हो रहा है सहाफ़ियों के साथ, लेकिन इस दौर में भी सहाफ़ी डट के खड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे PIA की निजकारी के हवाले से कि काफ़ी तनकीद की जा रही है PIA की निजकारी के हवाले से। जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर बात की जाए PIA के जो मजमूई असासे हैं वो तकरीबन 165 अरब रुपए के बनते हैं, और अगर 60% इनके शेयर्स की मालियत देखी जाए तो तकरीबन 91 अरब रुपया बनता है। लेकिन हुकूमत ने जो इन्वेस्टर्स थे उनको अपनी तरफ रागिब करने के लिए जो कम से कम बोली रखी वो 85 अरब रुपए की रखी PIA की निजकारी के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह सामने आई कि 10 अरब रुपया जो कम से कम बोली है वो लगी है PIA की, ज़्यादा बोली लगी है PIA की। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक वक्त था कि जब PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन सर्विस इस्तेमाल होती थी, लेकिन आज ये सूरत हाल है। से पहले हम एक शॉर्ट देख लेते हैं ज़ुबैर का और इसके साथ ही मुफ्ता इस्माइल का कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर मीर साहब आपसे राय लेता हूँ। जी मीर साहब, इतना ज़रूरी है इसकी निजकारी के अरबों का नुकसान हो रहा है, लेकिन रेट नहीं लग पा रहा, कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। क्या इतना बेवकत हो गया हमारा एक कौमी अदारा? इस्माइल साहब जो हैं ये साथी हैं एक ऐसे शख्स के जो एक एयरलाइन के मालिक हैं। अच्छा, सही है। और नाम छिपाने की जरूरत नहीं, शायद खाकान अब्बासी साहब, ये उनसे पूछ के बता देते कि PIA क्यों नहीं बिक रही, क्या खराबियां पैदा हो गई हैं। ठीक है। बजाय ये कि अपने इकनॉमिक्स के इल्म को और इसको हमें झाड़ने के, हमें ये बता देते कि वजह क्या, क्यों बिक नहीं रही, इनके अपने ज़माने में क्यों नहीं इसके लिए कुछ बेहतर सूरत पैदा। ठीक है। अब आपने जो रेट था इसका 60% असासों का, उससे कम पे बोली दी, फिर नहीं आए। 10 अरब पे आ गए, मजाक है यार। 10 अरब पे आए तो किसी ने कहा कि अगर 10 अरब पे देनी है तो खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कहा हमें 20 अरब पे दे दें। 20 अरब में दे दें। एक और पार्टी उठी, उसने कहा 20 अरब पे हमें दे दें। यानी आप मजाक कर रहे हैं। खुलासा इसका यह है कि कोई स्टील मिल के साथ क्या हुआ था, 21-22 अरब की आपने उसकी बोली लगाई और उसको आपने कर दिया कि अगर हमने न बेची तो इसका मजीद नुकसान होता जाएगा। सही है। और जब उसके
क्या नाम था, शौकत अजीज से कहा गया कि भाई हमारे पास जनरल क्यूम थे उसको चेयरमैन, कि मैंने सारे कर्ज अदा कर दिए हैं, उसके बावजूद मेरे पास इतने पैसे बचे हुए हैं कि 160 तब्दीलियाँ इसको अगर मैं कर दूं फलां 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 फलां, तो इससे इसकी जो पैदावार है वो 11 मिलियन टन से 15 मिलियन टन हो जाएगी। सही है। और फिर बेच दीजिएगा, बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपका वहाँ जो पड़े हुए थे, आपके इससे कहते हैं ना आइटिनरी जो थी, आपका जो माल पड़ा हुआ था वो इससे ज्यादा था। सही है। जो उसकी असासे थे वो तो छोड़ दीजिए, स्टील मिल पर सबकी नजरें हैं। सही है। लैंड माफिया की नजरें हैं, और सबसे बड़ा वहां सिंध में लैंड माफिया खुद सिंध गवर्नमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो नहीं हुआ। पीआईए पे पता नहीं किस किस की नजरें, हम उसको नहीं होने देंगे प्राइवेटाइज। सियासी बातें भी क्या औने पौने दामों खरीदने का मकसद यही है कि अपना जो बिजनेस है सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है। देखिए इतने तो जहाज आपके उससे ज्यादा कीमतों के हैं। 33 जहाज हैं, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि 2025 तक वो भी ग्राउंड हो जाएंगे। नहीं, ग्राउंड हो जाएंगे 2025 तक। आप कमा कितना लेंगे? आपके पास हीथ्रो का लाइसेंस है, आपके पास कई अच्छे बहुत से लाइसेंस है, उन लाइसेंसों की कोई कीमत है कि नहीं है? हमने के मद में बहुत सी हमने 2-3 साल से जिस तरह हमने स्टील मिल की ऐसी की, उसकी रेपुटेशन खराब किया, उसको खड़ा करके रख दिया, उसको तबाह करके रख दिया। जो चलती हुई मिल थी उस पर कहा कि इस पर आप काम नहीं करोगे। सही है। और फिर आखिर हमारे कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये जो बोली दी गई थी गलत दी गई है, इसको बेचो नहीं। अब हम पीआई के साथ ये कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। ये सब मिली हुई लॉबीज हैं। कोई क्यों नहीं करता? अब किसी पर इल्जाम लगेगा, कभी किसी पर इल्जाम लगेगा, कभी किसी पर इल्जाम लगेगा। क्यों नहीं हो रही थी? आखिर देखिए कोई पीआई नाम है एक, कोई अगर इसको खरीदेगा, इसमें इन्वेस्ट करेगा, जहाज उड़ेंगे, लाइसेंस आपके पास मौजूद है, बहुत कुछ होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। सब ये भी कहा जा रहा है कि पीआईए खसारे में जा रही है, लेकिन लोग इस वजह से भी बोलियां लगा रहे हैं कि खरीदे ना खरीदने, पीआईए एक ब्रांड तो है, हमारा नाम बनेगा। पीआईए ने ब्रांड वाकई है कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस खड़ी कर दी, एमिरेट्स खड़ी कर दी, दूसरे मुल्कों में जाकर एयरलाइंस खड़ी भी की और उनके जो स्टाफ है उनको भी ट्रेनिंग दी। तो आज औने पौने दामों बोलियां लगाकर सिर्फ अपना नाम सामने लाया जा रहा है ताकि पीआईए के नाम से ही हम भी फेमस हो जाएं। तो ये भी एक चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ पता नहीं मुझे क्या किया जाए, लेकिन कैसा ये है कि ये मजाक है। यानी कि जिसने बोली लगाई उसने कहा कि यार मैं पैसे देने के बजाय अपने कुछ प्लाट उसके बदले में इनको दे सकता हूँ। मिर्जा मैं एडिशन कर दूं आपकी बात के अंदर, जिसने ये बोली लगाई है 10 अरब की, उसने ये भी कहा है कि इसकी जो कीमत थी वो $1 बनती है, सिर्फ $1 बनती है, और मैंने 10 अरब इसलिए लगाई है ताकि इस एयरलाइन की इज्जत रह जाए। ये उसका बयान है। ये अगर उसका बयान है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा मैं डबल लगाता हूँ। तुम $1 समझते हो, मैं $2 समझ के लगा देता हूँ। एक और पार्टी आई है, उसने कहा हम लगाने को तैयार हैं। तीसरी पार्टी आएगी, वो कहेगा हम इसको और लगाने को तैयार हैं। ये मजाक हो रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप चाहते हैं किसी तरह से इसको, कुछ निजकारी के खिलाफ है, लेकिन अगर इसकी निजकारी नहीं होती और अगर हम कोई इस प्लान को लेके आगे नहीं चढ़ते, अपने बड़े इदारों के, स्टील में तो तबाह कर दिया हमने। उसकी जमीन पे नजरें हैं कि खाली करें, और सिंध गवर्नमेंट कहती है ये जमीन हमारी होगी, भाई वफाक की नहीं होगी। वहां क्या करेंगे? आप प्राजे खड़ा करने चाहते हैं? नहीं, आप लैंड ओनर से मिलकर आप चाहते हैं कि यहाँ भाई यहाँ तो कर दिया जाए कि यहाँ अगर स्टील मिल नहीं होगी तो कोई इंडस्ट्रियल जोन ही बनेगा। सही है, वही चलेगा। अब समुंदर तक, पोर्ट कासम से लेकर वहां तक एक लाइन चलती है, बेल्ट चलती है, जो वहां का कोयला लाके आपकी फैक्ट्री में छोड़ती थी। अंदर रेलवे लाइन का इतना बड़ा जाल है जिसकी इंतहा नहीं। और उसके असासे, और उसके साथ मुझे भी पता उसका क्या है, जिसे कहते हैं ना डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री की इतनी बड़ी 22 डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री के लिए जगह मुख्तस की हुई थी। सही है। आपने तबाह कर दिया सारा कुछ। अब स्टील मिल का ड्रामा लगा रहे हैं। आपने याद है हमारे एक एमएनए ने, एक वजीर ने पिछली हुकूमत के असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि हमारे पायलटों के लाइसेंस जाली हैं। जाली का लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर दिया उसने? कहना जो चाहता था कि इन्होंने जो लाइसेंस हैं उनमें बहुत से पे सवालिया निशानात हैं। सवालिया निशानात हैं। या उनसे पूछा गया कि बहुत नुकसान हुआ था पीआईए को, सत्यानाश कर दिया आप। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मजीद आप सत्यानाश करना चाह रहे हैं।
ये इंटरेस्ट लॉबीज हैं, ठीक है, ठीक है, जो कुछ काम कर रही हैं और अदारे को तबाह कर रही हैं, बेचना चाहती हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम किया था कि उसकी होल्डिंग अलग कर दी थी, इसको अलग कर दिया था, बड़ा सिस्टम। अगर इनसे गलती की है तो निशानदेही करें, कैसे करें, ठीक, ठीक है। वो कहता है इसकी कीमत $1 है। अच्छा भाई, फिर $1 की कीमत क्यों आप 10 अरब क्यों लगा रहे हैं? कोई बताए तो सही, वजह तो बताएं। इतने सखी दिल के कहाँ हो गए आप कि इतना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं कि $1 की कीमत जो है, चीज जो है, वो आप 10 अरब में खरीद रहे हैं, 10 अरब में खरीद रहे हैं। हाँ। कोई वजह तो बता दें आप ऐसे कब से इतने सखी हो गए? जो दूसरा कारोबार करते हैं उसमें तो आप ये काम नहीं दिखाते। मैं कारोबार की ज्यादा निशानदेही नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मेरा ख्याल है। ठीक है, ठीक है। मीर साहब, ये जो हमारा कौमी अदारा है, इसकी निजकारी की जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, तो जो भी जिम्मेदारान हैं उनका भी तयन भी होना चाहिए, खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, ताकि जो निजकारी का अमल है वो हो सके, और जो मुल्क की एक इज्जत के ऊपर दाग आ रहा है उसको ज़रा देखना चाहिए। उसके साथ ही अब ब्रेक अनाउंस करते, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, स्मोक के हवाले से, कि जो लाहौर की फ़ज़ा है किस कदर आलूदा हो चुकी है। ब्रेक से आके मीर साहब से इसके ऊपर तजिया लेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। शहर लाहौर गुज़िश्ता चंद रोज़ से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ रहा है, और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो 700 की जो ख़तरनाक हद है वो भी अबूर कर चुका है जो लाहौर की फ़ज़ा है। और अगर बात की जाए पंजाब हुकूमत की तो उनका ये कहना है कि लाहौर और पंजाब के जो कुछ शहर हैं वहाँ जो भी फ़ज़ाई आलूदगी है उसकी वजह एक पंजाब से आने वाली हवाएं भी हैं, और तकरीबन 30% जो इसका हिस्सा है आलूदगी का वो इंडिया पंजाब से आ रहा है। और इस हवाले से उसके इक़दाम भी किए जा रहे हैं, ग्रीन लॉकडाउन की बात भी की जा रही है, और जो ये इंडिया से हवाएं यहाँ पर आ रही हैं और फ़ज़ाई आलूदगी की बाइस बन रही हैं, इसके ऊपर भी जो पंजाब गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि हम इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे बात करेंगे। इसके ऊपर आपको सुनाते हैं मरियम नवाज़ का क्या कहना है, और उसके बाद असद कैसर का क्या कहना है। ये दोनों चीज़ें आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर मीर साहब से बात करते हैं इसके ऊपर। साहब, दोनों वज़रा आला ने अपने जो हमसाया ममालिक है उनके साथ बात करने की बात की थी, उसके ऊपर असद कैसर साहब ने बात की है, क्या कहते हैं आप? सियासत खेल रहे हैं। अगर ये भी कारोबार की बात करती हैं कि हम इंडिया के साथ आलू प्याज मंगवाते हैं और उनको कोई टमाटर नमक बेचते हैं, तो दूसरी बात थी। उन्होंने कहा कि वो आलूदगी आ रही है, हम उनको कन्वे करते हैं कि तुम भी कुछ करो, हम भी करते हैं, वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन मरियम को कहना चाहिए था कि मैं अपने वज़ारत ख़ारजा को कहती हूँ कि वो उनको कन्वे करें कि वो भी कुछ करें, ताकि कुछ मसला जो है ना मुनासिब तरीके से हल होना चाहिए। वो तो एक बात है, वो बहस नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है कि मुझे ये नहीं पता, सुना खासे फंड्स आ रहे हैं और खासे फंड हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और इसके लिए बार बार तकरीरें भी कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ करना है, आलूदगी को ठीक करना है, हम दरख्त लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ग्रीन लॉकडाउन कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पंजाब की लाहौर की फ़ज़ा वो बेहतर हो। और एक ज़माने में मुझे याद है कि चीन के एक्सपर्ट ही बुलाए थे हमने, और उनसे पूछने के लिए कि बताओ उसकी वजह क्या है। वजह आप समझ नहीं सके। वजह ये थी कि आप भट्टे बंद कराए फिरते हैं, और लेकिन जब 3 दिन छुट्टी की आपने, पिछले दिनों की बात है, पिछले ज़माने की, इंटरिम गवर्नमेंट की 3 दिन छुट्टी की, तो उस दिन आपका इंडेक्स नीचे आ गया। ठीक है। तो मतलब ये कि असल प्रॉब्लम तो फिर ये नज़र आया कि जो आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, धुआं छोड़ती हैं, असल पोल्यूशन उससे पैदा होता है। असल पोल्यूशन से पैदा होती है। उससे ये पता चला, मुझे नहीं पता उससे पैदा होता है, उससे पता चला। अच्छा, आपने इस पे तो कभी गौर नहीं करते कि पाकिस्तान में जो डीजल इस्तेमाल होता है, जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, उन धुआं छोड़ती गाड़ियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है उस पेट्रोल की क्वालिटी बेहतर करने के लिए यूरो 1 के क्या कहते हैं, यूरो 2 कहते थे, जो वो पेट्रोल जो बेहतर पेट्रोल होता है वो कंपल्सरी कर दिया जाए। क्यों? वो महंगा पड़ता है यार। आप लोगों को कैसे कह सकते हैं महंगा पेट्रोल इस्तेमाल करो? सही है। आप अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप ये बात नहीं करना चाहते। किस्सा ये है कि पहले तो तय करें कि ये होता क्या है। लोगों के पेट्रोल की वजह होता है कि भट्टों की आप भट्टे गिराते जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। फैक्ट्रियां सील की जा रही हैं, 4 दिन के लिए बंद किए थे शहर, और आपका ग्राफ नीचे आ गया था। और दूसरी बात है कि लाहौर का ग्राफ नहीं है, कराची तक का ग्राफ खराब है। ठीक है। और कराची तक का नहीं है, पंजाब तक का नहीं, दिल्ली तक का खराब है, और दिल्ली तक का नहीं है, कई बार ढाका तक का ग्राफ भी आपको नंबर 1 कभी आता है, ढाका गंदगी में और गलाजत में, और कभी कभी उसमें बीजिंग तक शामिल हो जाता है। वो तो एडवांस लोग हैं ना जी, उनके यहाँ भी ये शामिल हो जाता है।
तो ये सारा जो खित्ता है उसमें जो आलूदगी आ रही है या फैल रही है, फैली हुई है, इसका इलाज क्या है? इसका सर्वे फिर पूरा करना चाहिए और उसका उस तरीके के साथ इलाज करना चाहिए। ये कंसंट्रेट लाहौर में क्या होता है वो एक अलग बात है, उसके साथ हम फाइट कर सकते हैं, फाइट करना चाहिए और सही उसका वजह मालूम करनी चाहिए क्या होता है। जी मेरे साहब, बिल्कुल ये देखना चाहिए कि आखिर स्मोक हो रही है तो इसकी वजह क्या है। इस पे बात कर लेते हैं। फाहिद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ लाइन पे बात कीजिएगा मेरे साहब। जी हमारे साहब, इस सारी सूरत हाल आपके सामने है, क्या वजह है? लाहौर का नाम क्यों खास तौर पर आता है? यहाँ स्मोक बहुत ज़्यादा है और ये स्मोक बढ़ती जा रही है, नंबर हमारा 1 आता है, अमूमन नंबर 1 ही आता है। क्या वजह नज़र आती है आपको इसकी? देखिए, वजह तो सबसे पहले ये है कि एक हम माहौलियात की टर्मिनोलॉजी में एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। हर इलाके की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितनी पोल्यूशन अब्जॉर्ब कर सकता है। हमें क्योंकि स्मॉग नज़र आती है, ये इस बात की गवाही है इन ऑफ इटसेल्फ कि हम अपनी जज्ब करने की कैपेसिटी से ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं। दुनिया के बाकी ममालिक में मुख्तलिफ शहर इस सारे मसले से गुजर चुके हैं। 1950-1960 में लंदन के लिए स्मॉग एक मसला था, आज एक मसला नहीं है। बीजिंग के लिए आज से 10-15 साल पहले तक स्मॉग एक मसला था, आज मसला नहीं है। इन सब मसलों का हल निकालने के लिए जो सबसे पहली चीज़ करनी पड़ती है वो ये है कि एक स्टडी करानी पड़ती है जिसको कहते हैं सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी। सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी में ये साइंटिफिकली तयन किया जाता है कि हमारी स्मॉग के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं क्या, ताकि उससे हम एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकें कि हमने किस तरह उसको टैकल करना है। हमें मसले का हल तो तब ही निकाल सकेंगे हम जब हमें मसले की नौयत का अंदाजा होगा। हम आज भी नंबर 1 पे और पिछले काफी सालों से इसलिए बैठे हुए हैं कि हमने कभी इसका मसले का सोर्स तयन करने की कोशिश ही नहीं की, हमने एक स्टडी कराई ही नहीं। पंजाब हुकूमत का एक इदारा है जिसका नाम है अर्बन यूनिट। अर्बन यूनिट ने एक मशीन के साथ 1 साल के ऊपर एक स्टडी की है जिसमें उन्होंने पंजाब के कुछ एस्टिमेट्स निकाले हैं और लाहौर के कुछ एस्टिमेट्स निकाले हैं। उस स्टडी के अपने बहुत मसाइल हैं, लेकिन चलें अगर हम उस स्टडी को लेकर भी आगे चलना चाहें तो लाहौर के बारे में वो स्टडी कहती है कि 83% से ज्यादा लाहौर की स्मॉग की इमिशंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आती हैं। हम सबसे पहले शिकायत लगा देते हैं कि भाई हमारे जो फार्मर हैं वो क्योंकि क्रॉप बर्निंग करते हैं इसलिए हालात ख़राब हैं, या हम भट्टे वालों के भट्टे बंद करने चले जाते हैं, या हम इंडस्ट्री बंद करने चले जाते हैं। जो हुकूमत पंजाब का अपना इदारा है अर्बन यूनिट, वो कहते हैं 83% लाहौर का मसला ट्रांसपोर्ट है। लेकिन जब हम ट्रांसपोर्ट की तरफ देखते हैं तो उसकी तरफ हमें कोई खातिर ख्वाह स्टेप्स नहीं नजर आते प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। हम जब गुफ्तगू भी करते हैं इस प्रॉब्लम की, हम चंद महीनों में साल के करते हैं। अर्बन यूनिट कहता है कि पिछले 2070 दिनों में जनवरी 2019 से लेके अगस्त 2024 तक AQI स्टैंडर्ड, जिसमें कैटेगरीज होती हैं गुड, बैड, अनहेल्दी, हैजर्डस, सिर्फ 28 दिन हमें 2070 दिनों में मिले जिनमें गुड थी लाहौर की फिजा। तो ये मसला कोई 3-4 महीने का नहीं है, ये हमारा सारे साल का मसला है। बाकी साल में इतना बुरा नहीं होता, लेकिन अच्छा बाकी साल भी हमारे लिए ही नहीं होता। तो अब हमें स्ट्रैटेजीज इवॉल्व करने की जरूरत है कि जी सबसे बड़ा अगर इसका कंट्रीब्यूटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है तो हमें बात करनी चाहिए व्हीकल मेंटेनेंस की, हमें बात करनी चाहिए फ्यूल क्वालिटी की। उनके ऊपर हमें अनफॉर्चुनेटली पिछले काफी सालों में 2016 से ये हर साल का इशू है, हमें उस तरफ कोई खातिर ख्वाह प्रोग्रेस नहीं नजर आती। अगर हम अर्बन यूनिट की फिगर लें, वो कहता है कि जी इंडस्ट्री से 9% आती है स्मॉग। आप सारी इंडस्ट्री यानी कि लाहौर के इर्द गिर्द की बंद भी कर देंगे तो मसले का हल तो नहीं उससे आएगा। आप सबको चलान भी कर देंगे तो उससे भी मसले का हल नहीं आएगा। एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमारे लिए तो बहुत सिंपल है। हम में से जिन को मौका मिला हो कभी मुल्क से बाहर जाने का, हमने देखा है कि जितने भी डेवलप्ड शहर हैं जिनमें करोड़ बंदे से ज्यादा रहता है, वो शहर अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर चलता है। अमीर शहर दुनिया में उसको माना जाता है जिसमें अमीर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करे, ना कि ये कि गरीब के पास गाड़ी आ जाए। लेकिन इस तरफ हमें किसी किस्म का फोकस नहीं नजर आता। हम आज भी सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स पे पैसे खर्च रहे हैं, हम आज भी माल रोड के नीचे से एक सुरंग गुजारना चाह रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां उसके ऊपर चल सके। हम
किसी किस्म का भी ऐसा स्टेप लेने को तैयार नहीं है जो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करे या हमारा सड़कों का नेटवर्क ऐसा बनाए कि उस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सके, ना कि ये कि मेरी आपकी प्राइवेट गाड़ियां चल सके। ठीक बात। बहुत शुक्रिया आपका फाद मलिक साहब। मैं भी जो एक लेमैन के तौर पर अर्ज कर रहा था, जिस दिन आपने ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट को बंद किया, किसी वजह से कर दिया, 3 दिन 4 दिन के लिए, आपका ग्राफ नीचे आ गया और आप भट्टे उतार रहे हैं, कभी वो ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। आप पेट्रोल फ्यूल की क्वालिटी जैसे उन्होंने कहा बेहतर करें, आप पेट्रोल डीजल, आप गाड़ियों जो धुआं छोड़ती हैं उनको पकड़ें। ठीक है, आप और बहुत से इकदाम जो कर सकते हैं, लेकिन क्या किया जाए? ये सब ट्रांसपोर्ट एक माफिया के कब्जे में होती है, उस पर आपका हाथ नहीं पड़ता। डायरेक्शन नहीं है, ये तो एक अलग मैटर है। एक मैटर ये भी है कि सैलाब हो या कोई भी आफत हमारे ऊपर आती है तो पूरा साल तो हुकूमत सोई होती है, हुक्मरान सोई होते हैं, अपने कामों में लगे, जब सर पे पड़ती है इक़दामात किए जा रहे होते हैं। अभी ये पिछले महीने पहली बार मरियम नवाज बोली थी कि जनाब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कि दुनिया की तरफ से हमें बहुत फंड्स मिल रहा है अपने माहौल को ठीक करने का। वो माहौल ठीक करना पड़ेगा। कभी कहते हैं हम दरख्त लगा रहे हैं जी, दरख्त लगा रहे हैं, वो धुआं कम होगा तो कम होगा, दरख्त लगाने से सिर्फ कम नहीं होगा। सही है। वो जरूर लगाइए, ग्रीनरी पैदा कीजिए, जरूर कीजिएगा, लेकिन पहला काम ये है कि फ्यूल की क्वालिटी बेहतर कीजिए, धुआं छोड़ती गाड़ियों को बंद कीजिए। ये नहीं कि उनको कहिए ठीक नहीं करती, बंद कर दीजिएगा। आप इंस्पेक्शन करते हैं हर साल उसकी, नहीं करते तो करें उनकी। तो ये सारा जब तक काम नहीं होता मामला ठीक नहीं होगा। बट्टे वो सारा ठीक करना भी जरूरी है, लेकिन ये काम जो है अवलीन काम है। ठीक है, बिल्कुल इकदाम तो किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त नहीं है, जो सिमत है वो दुरुस्त नहीं है। इस पे जो अमल है वो करने की ज़रूरत है। ब्रेक अनाउंस करते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं और बात करेंगे यूएस इलेक्शन के ऊपर जो 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज फिर हम बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात की जो 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। अर्ली वोटिंग का एक अमल था जो कि 1 नवंबर को ख़त्म हो चुका है और अंदाज़ों के मुताबिक बड़ी तादाद में जो अमरीकी हैं उन्होंने अर्ली वोटिंग के अंदर हिस्सा लिया है। और अंदाज़ों की बात करें तो तकरीबन 5 करोड़ 39 लाख जो वोटर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद जो नताइज सामने आए हैं उसमें मामूली तौर पर जो ट्रंप हैं उनका पलड़ा जो है वो भारी नज़र आ रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 7 स्विंग रियासतें हैं जहां से पता चलेगा कि कौन सा सदारती उम्मीदवार जीत सकता है या हार सकता है, क्योंकि इन 7 रियासतों में अंदाजों के मुताबिक जो दोनों उम्मीदवार हैं जो उनका तनासुब है वो मुसावी नज़र आता है। मीर साहब से इस पर बात करते हैं। मीर साहब, पहले देखा जा रहा था कि ट्रंप बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, फिर कमला हैरिस बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आई और अभी मामूली तौर पर जो ट्रंप हैं फिर उनकी बढ़ती नज़र आ रही है। इस बार जो अमेरिकी इलेक्शन है वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल से नज़र आ रहे हैं, क्या कहते हैं? मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। जब हिलरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ी थी ट्रंप के साथ, तो मैं बैठा हुआ लाइव कवरेज एक चैनल पे कर रहा था और हम सब जो 2-3 लोग और भी थे साथ में, हम कह रहे थे कि हिलरी जीत रही थी और अचानक हमने गुफ्तगू करते करते ही अपनी गुफ्तगू को बदलना शुरू कर दिया और बताया अरे भाई ट्रेड तो ट्रंप आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमें पता नहीं क्या सूरत हाल बनती है। सर, ये 8 फरवरी की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं, कि क्या सूरत हाल होती है, क्या बनती है, क्या नहीं बनती है। लेकिन बड़ा असल बात यह है कि बिटवीन ड्रैगन एंड डीप सी हैं हम लोग। ठीक है, एक तरफ डेमोक्रेट्स हैं जिसे आमतौर पर पाकिस्तानी और मुसलमान सपोर्ट किया करते हैं। ठीक है, और इस बार शायद नहीं कर रहे। अच्छा, क्योंकि उनकी पॉलिसियां जो हैं वो गजा के मामले में, खासतौर पर फ़लस्तीन के मामले में कोई प्रो मुस्लिम नहीं है। सही है। और दूसरी तरफ ट्रंप से भी उन्हें ज़्यादा तवक्को नहीं है, लेकिन बहुत सा एक मुसलमान तबका जो है, पाकिस्तानी नहीं मुसलमान तबका जो है, वो ट्रंप की हमायत में भी नज़र आता है। ठीक है, लेकिन कोई पता नहीं है इस वक्त कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में खैर ये कहते हैं वो तो इंडियन है जी, और वो कहते हैं ये तो गोरा है, वो काली है, जो उनके मानों में काला होता है। तो ये सारा जो यानी कि सूरत हाल है, इसके नताइज क्या निकलते हैं डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की लड़ाई की बजाय ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई बन के रहेगी। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा मीर साहब, ट्रंप और कमला दोनों अपनी मुहिम में
चीन की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि चीन आगे निकल गया है, हमने चीन का मुकाबला करना है, और दूसरी जो पार्टी है वो भी अपने मंशूर के अंदर चीन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों सदारती उम्मीदवार और अमरीकी कौम ज़हनी तौर पर ये समझ चुकी है कि चीन हमसे आगे निकल गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पर? चीन तो हमेशा अमेरिका का मसला रहा है पिछले कई साल से, जबकि उनकी मईशत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है। और उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया है, और अमेरिका के बाद वो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि चीन से अमेरिका इसलिए भी खाइफ है कि सारी प्रोडक्ट्स जो है वो खुद अमेरिका की जो है वो चीन में तैयार होती है। सही है, सही है। और सस्ती उनको मसनूआत वहीं से मिलती हैं। और ट्रंप ने कोशिश की थी उनको रोकने की, लेकिन अपने मुल्क में रोजगार तो पैदा हो गया, लेकिन चीज़ें महंगी हो गई। ठीक है। तो ये सारा मसला है जो एक जिसको वो फेस कर रहा है, अमेरिका एक बड़ी ताकत होने की वजह से वो फेस करता जाएगा। ठीक है। मीर साहब, ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है यूएस इलेक्शन की? फरूख शहबाज वड़ैच हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं लाइन पर हमारे साथ। फरूख शहबाज जो हैं, वड़ैच जो हैं, वो बड़े हमारे नौजवान ज़ीरक सहाफ़ी हैं, वो सब अमेरिका गए हुए हैं, इलेक्शन देखने के लिए गए हुए हैं। पता नहीं क्या सूरत है जी। फरूख शहबाज, क्या सूरत हाल है इलेक्शन की? आप सारा देख रहे हैं, अमेरिका में एंजॉय कर रहे हैं, या कुछ मज़ा भी आ रहा है, या कुछ सीख भी रहे हैं इलेक्शन से? जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं। एंजॉय खास तौर पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे 10-12 रियासतों में जाने का मौका मिला, और ख़ास तौर पे 2 रियासतें उनमें से स्विंग स्टेट्स हैं जिनको यहाँ पर बैटल ग्राउंड्स कहा जा रहा है। यानी 7 रियासतें अमेरिका की ऐसी हैं जो मैदान जंग बनी हुई हैं, जहाँ पर ट्रंप हो या कमाला, दोनों की नजरें उन्हीं 7 रियासतों पे है, क्योंकि बाकी जो रियासतें हैं वो या रेड हैं या ब्लू हैं, यानी या डेमोक्रेट्स की तरफ है या रिपब्लिकन की तरफ है। इन 7 रियासतों में कुछ भी मुमकिन है, और इनमें मिशिगन है, इनमें जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, नेवाडा है, एरिज़ोना है, ये जो रियासतें हैं, यहाँ पर दर्जनों बार ये जो अगर मैं कहूँ वो हाजिरियां दे रहे हैं और वोटर्स को लुभाने के लिए मुख्तलिफ ऐलानात कर रहे हैं। इसमें मैं खास तौर पे मिशिगन का एक आपको तज़किरा करूं कि वहां पर मैं आपको रुझान बताने के लिए बता रहा हूं कि वहां पर जो अरब मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी तादाद ज्यादा है, आबादी ज्यादा है। तो वहां पर ट्रंप के जो दामाद हैं, जो अरब नायाद है, वो वहां पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने वहां पर कुछ दिन पहले जो मुस्लिम प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स हैं उनको वहां पर स्टेज पे बुलाया, उन्होंने इंडोर्स किया ट्रंप को। तो इस तरह से वहां पे सिचुएशन थोड़ी सी ट्रंप के हक में जाती हुई नजर आई। लेकिन बहरहाल इन 7 रियासतों में नेक टू नेक मुकाबला इनका चल रहा है, और यहाँ पर एक दिलचस्प पहलू जो सीखने का मौका मिला वो ये है कि अमरीकी इंतखाबात पाकिस्तानी इंतखाबात से कुछ रुझानात मिलते जुलते भी हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ का जो CNN है उसके ऊपर जो रिपब्लिकन है वो इतनी तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इसका नाम डेमोक्रेट DNN रख लें, यानी डेमोक्रेट न्यूज नेटवर्क रख लें। अच्छा। और इसी तरह फॉक्स के ऊपर तनकीद हो रही है कि वो रिपब्लिकन के लिए काम कर रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे न्यूट्रल भी हो गए हैं। अच्छा। जैसे वाशिंगटन पोस्ट इंडोर्स किया करता था उम्मीदवारों को, तो उन्होंने इस दफा किसी भी उम्मीदवार को इंडोर्स नहीं किया, चूंकि वो जो अमेज़न के मालिक हैं जेफ बेजोस, उनकी मलकियत में आ गया। तो उसके बाद उन्होंने इस दफा ऐलान किया कि किसी भी उम्मीदवार को इंडोर्स नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो पहले डेमोक्रेट्स को इंडोर्स किया करते थे, अगर उन्होंने ट्रंप को इंडोर्स ना यानी कमाला को इंडोर्स कर दिया और ट्रंप जीत गए तो उनके लिए शायद बाद में सख्तियां। इसी तरह मशहूर शख्सियात जो हैं, पैसे वाली हों या इन्फ्लुएंस के एतबार से हों, एलन मस्क बहुत बड़ी शख्सियत है, टेस्ला के मालिक हैं, एक्स के मालिक हैं, वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रोज एक्स पे ट्वीट करते हैं, वहां पर रिपब्लिकन की रीच बढ़ा रहे हैं। ये यहाँ के डेमोक्रेट दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी रीच कम कर दी है, एक्स यानी ट्विटर के ऊपर, और उनकी अपनी रीच बढ़ा दी है। ट्रंप को वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। एक उससे भी दिलचस्प हरबा मैं आपको बताऊं कि एलन मस्क ने यहाँ पर ऐलान किया कि ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं, यहाँ पर पटिशन उन्होंने दी कि ये जो साइन करेगा, जो यानी उसका मतलब लुबे-लबाब ये था कि जो रिपब्लिकन की तरफ आएगा वो हर रोज इलेक्शन तक हर रोज एक बंदे को मुंतखब करेंगे और उसे $1 मिलियन देंगे। तो यहाँ पर अमेरिकी अदालत में, अमेरिकी एक रियासत की अदालत में चैलेंज हुआ उनका ये इकदाम कि जी ये बड़ा गलत है, लेकिन बहरहाल उनको इजाजत मिल गई है। तो वो अपने पैसे का भी
इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स हैं वो अभी लास्ट नाइट जो है जेनिफर लूब्स, बड़ी यहाँ की मारूफ सिंगर हैं, इसी तरह बियोंसे हैं, ये इन्होंने आके कमाला को आके इंडोर्स किया स्टेज के ऊपर आके। तो यहाँ पर ये बड़ा दिलचस्प दंगल चल रहा है। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो बड़े अमेरिकी वोटर्स के लिए बड़े अहम है, जिनको वो देख के इंतखाब करेंगे। उनमें सबसे बड़ा पॉइंट है गजा का मामला। गजा के मामले के ऊपर जिस तरह आप लोग पहले बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, अमेरिकी आम शहरी इस पे बहुत संजीदा दिखाई देता है, चाहे उसका किसी भी मजहब, किसी भी नस्ल से ताल्लुक हो। वो ये समझता है कि अमेरिका इसराइल का साथ देके गलत कर रहा है और वहां पर जो नस्ल कशी हो रही है वो अमेरिका की मदद से हो रही है और अमेरिका की हमायत से हो रही है। यही वजह कि ट्रंप ने कहा कि अगर मैं अमेरिकी सदर होता तो कभी भी ये गजा वाला मामला ना होने देता, कभी भी रूस और यूक्रेन की जंग ना होने देता। और कमाला को जो है इसका एक नुकसान भी है कि जो बाइडेन के दौर में ये जंगें हुई और ये मामला खराब हुए, जिसकी वजह से अमेरिकी वोटर थोड़ा उनसे परेशान और नाराज दिखाई देते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फर्क शहबाज वड़ैच साहब, आपने बहुत तफसील के साथ सारी सूरत हाल का नक्शा। सब आखिरी जो जुमले बोले हैं फ़ारूक शहबाज वड़ैच ने, उन पर बात करूंगा कि गजा के हवाले से बात की गई कि जो मुस्लिम वोटर है उसके ऊपर भी दोनों उम्मीदवार बड़ा फोकस कर रहे हैं और इसके अलावा जो लोकल अमेरिकन हैं वो भी गजा के हवाले से बड़ा कंसर्न नजर आ रहे हैं। तो गजा रोल प्ले कर रहा है अमेरिकी इलेक्शन के अंदर। नहीं, वो तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो दामाद उनका अरब है ट्रंप का, वो स्टेज पर चढ़ा दिया है मुसलमान वोटरों को खींचो। सही है। और चूंकि बाइडेन की पॉलिसी बड़ी क्लियर हक में थी इसराइल के, इसलिए प्रोपेगेंडा तेज हो रहा है। लेकिन ये है कि जियो लॉबी भी अपना काम कर रही होगी, क्या करती है क्या नहीं करती, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक है जी, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि जो गजा है वो भी जो अमेरिका के इलेक्शंस हैं उन पे कंसर्न है। और उसके अलावा अगर जियो लॉबी की बात की जाए तो वो भी अपने तौर पे ज़ाहिर बात है वो काम कर रही होगी। तो देखते हैं जी, 5 नवंबर दूर नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट जीतता है और उसके जो पाकिस्तानी सियासत है उस पर क्या असरात होते हैं, पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर उसके क्या असरात होते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए गहरी नज़र। अल्लाह हाफिज़।